जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं ऐसे फाइव इमरजेंसी ड्रग के बारे में जो कि तुरंत कार्डियक पेशेंट की जान बचा सकता है। कहीं पर भी हम फर्स्ट एड पेशेंट को दे रहे हैं, यूज में आ सकता है। ठीक है, ये इमरजेंसी ड्रग्स बहुत हेल्पफुल है। बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक। इसके इंट्रोडक्शन से लेके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, इंडिकेशंस एंड कंट्राइंडिकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट एंड बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करता है? ये मेडिकेशन जो होता है ये रिड्यूस करता है हार्ट रेट को। जो हाई ब्लड प्रेशर्स है पर्सन का, हार्ट रेट एक्सेसिव अमाउंट में हो गया है। हमने अभी पिछले वीडियो में इससे बारे में डिस्कस करा है, बहुत सारे डिजीज़ के बारे में जिसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हार्ट रेट कैसे इंक्रीज हो रहा है? तो किसी कारण, अगर कोलेस्ट्रॉल के कारण जो वेसल्स होती है वो क्या हो रही है, नैरो हो जा रही है, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ रहा है, हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, उसको हाई अमाउंट में ब्लड चाह रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसका रेटिंग जो फंक्शंस है वो हाई हो जा रहा है। और वेसल्स पतली होने की वजह से जो वेसल्स की फ्लो है वो हाई हो जा रही है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये बीटा ब्लॉकर का यूज़ करा जाता है। रिड्यूस एक्सेसिव फोर्स, जब एक्सेसिव फोर्स लगता है हमारे हार्ट पे, कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्सेशन करती है जो हमारा हार्ट का फंक्शंस होता है। ठीक है, हमने डिस्कस करा है प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। तो कॉन्ट्रिक्शंस को भी ये क्या करता है कि प्रिवेंट करता है, फोर्स नहीं लगने देता है, वेसल्स को डायलेट करने का भी काम करता है। डायलेट मतलब इसको जैसे ये कॉन्स्ट्रिक्ट है तो इसको डायलेट करने का काम करता है ताकि इसका फ्लो जो होता है वो नॉर्मल हो जाए। ओके, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस में इसमें क्या होता है कि एक बीटा ब्लॉकर जो होता है वो बाइंड करता है बीटा एड्रेनलिन रिसेप्टर से। तो ये जैसे कि टिश्यूज़ एंड बॉडीज़ हो गए हमारे, ठीक है, हाँ, बॉडीज़ ऑर्गन्स हो गए या टिश्यूज़, उनके टिश्यूज़ होता है, उस पर क्या होता है कि एक रिसेप्टर्स होता है, हार्मोनियस रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको हम किसको क्या कह रहे हैं? तो ये बीटा एड्रेनलिन रिसेप्टर्स है। तो हमारा बीटा जो ब्लॉकर होता है ये मेडिकेशन होता है, यही बीटा एड्रेनलिन को इनहिबिट करना या इनको सिग्नल ना पास करने देना, ताकि जो हार्ट रेट बढ़ रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन बढ़ रहे हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये एड्रेनलिन को ब्लॉक किया जाता है, ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक करा जाता है इस मेडिकेशन के बीटा ब्लॉकर के थ्रू। अब इसमें बात ये आई है कि बीटा 1 होता है एंड बीटा सेकेंड रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो होता है हमने बताया, ये रिसेप्टर बीटा 1 रिसेप्टर्स भी होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स भी होते हैं। एंड बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर्स के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। ये क्या करते हैं कि फाउंड ऑफ द हार्ट वेसल्स, जो हार्ट ब्लड वेसल्स होती है, हार्ट की ब्लड वेसल्स होती है, उनको भी उन पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेकिन तो ये उनको रिड्यूस करते हैं, उनके टिश्यूज़, अदर टिश्यूज़ को क्या करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, और फंक्शंस में वो जो एक्सेसिव फंक्शंस हो रहा है, कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन, उसको मेंटेन करते हैं। ओके, अब बीटा बात आई बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये जो लेयर्स होती है हमारे कार्डियक लेयर, कंस्ट्रिक्टिबिलिटी जो होती है, जैसे कि हाई अमाउंट में क्या होगा कि हमारा जैसे हार्ट हो गया, यहाँ पे पुरकिंजे ये हो गया, एबी नोड, एसए नोड, फाइबर बंडल्स हो गए, पुरकिंजे फाइबर्स हो गए, ये क्या गया मायोकार्डियल जो होता है कि हार्ट का जो लेयर्स वगैरह होते हैं इसमें गए रहते हैं। ये सिग्नल्स हाईली अमाउंट में पास कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड तो मिल नहीं रहा है किसी कारण। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो फंक्शन कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन हाई लेवल पे करा रहे हैं उसको रिड्यूस कराते हैं, नॉर्मल लेवल पे कराते हैं। ओके, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फंक्शन नॉर्मल लेवल पे कराते हैं। ये बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं इस पे प्रेजेंट। ठीक है, आउटपुट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आउटपुट कम हो जाता है। ठीक है, अब बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या फंक्शन करता है? तो बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होता है वो लोअर ब्लड वेसल्स को, जो लोअर ब्लड प्रेशर होता है, लोअर ब्लड प्रेशर्स होते
होता है, ठीक है, उसको डिक्रीज करके कार्डियक वर्कलोड जो होता है उसको डिक्रीज करता है, ओके, एंड सप्रेस करता है रेनिन जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो रिलीज होते हैं हमारे किडनी से, उसको सप्रेस करता है। ये रेनिन एंजाइम्स जो होते हैं ये भी हेल्पफुल होते हैं, क्या करते हैं कि फंक्शंस कराने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, तो उसको भी सप्रेस करता है, वर्कलोड को भी सप्रेस करता है, और यूरिन आउटपुट ज़्यादा कर देता है ताकि जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, फंक्शन हाई हो रहा है हमारे बॉडी में, वो कम हो जाए, ओके। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर। इसमें जो होता है कि एग्जांपल्स आते हैं तो इपिनेफ्रीन आते हैं और नेफ्रीन आते हैं, ठीक है, नोरेपिनेफ्रीन आते हैं, ठीक है। नोरेपिनेफ्रीन जो ये मेडिकेशंस जो होती है ये हेल्पफुल करती है, ये हमें अगर पेशेंट ऐसा है, ठीक है, हमारे अभी इंडिकेशंस में देखते हैं किन किन पेशेंट को दिया जा सकता है, ठीक है। इस कंडीशंस में क्या करते हैं कि कंडीशंस के रिगार्डिंग हम डोजेस देते हैं, वो एक mg का होता है या 4 mg का भी होता है, 4 ml का भी होता है, 1 mg का ये मेडिकेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इमरजेंसी कंडीशंस है तो आप लो डोज दे सकते हो उस टाइम, ठीक है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड करा है, अगर ये बस वगैरह में अगर हम ट्रैवल्स वगैरह कर रहे हैं तो ये मेडिकेशंस हम लेके जा सकते हैं। अगर आप एक नर्स स्टाफ हैं या मेडिकल फार्मासिस्ट वगैरह हैं तो ये 5 मेडिकेशंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट क्या होते हैं कि अक्सर देखने को मिलता है कि ट्रैवल करते समय ही ऐसा कंडीशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ओके। तो ये क्या होता है कि इंडिकेशंस, इसके इंडिकेशन किस किस पेशेंट को हम दे सकते हैं। हाइपरटेंशन, अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर, जो उनका ब्लड प्रेशर है वो हाई हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है जिसकी वजह से उनकी बॉडी भी क्लैम्प कर सकती है, उछल सकती है, जैसे बेड पे होते हैं कि जैसे क्या होता है पुराने मूवी में जैसे देखते थे हम कि जो भूत वगैरह रहते थे, या बोल सकते हैं कि बंसी वगैरह रहते थे, तो क्या होता था कि जो ये बेड पे क्या होता है कि जिसके ऊपर रहते थे वो क्या होता क्लैंप करते थे, बेड पे ऐसे क्लैंप करते थे। तो उस कंडीशन से ये हाइपरटेंशन हाई हो जाने की वजह से भी बॉडी क्लैंप कर सकती है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में ये हाई डोजेज इसमें रिकॉर्डिंग टू बॉडी वेट वगैरह, एज वगैरह, तो उसमें दे सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस अगर किसी कारण, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस में 2 टाइप्स के एंजाइना पेक्टोरिस हो सकते हैं। चेस्ट पेन जिसको बोलते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। अगर बर्निंग चेस्ट पेन हो रहा है तो एसिडिटी की वजह से होता है। अगर हॉट चेस्ट पेन हो रहा है उसमें बर्निंग सेंसेशन नहीं देखने को मिलेगा, उसमें किसी कारण अगर ब्लड हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह आ गए हैं, उस ब्लॉक फंक्शंस नहीं कर पा रहा है, शॉक में चला गया, तो चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। तो हाईली चेस्ट पेन हो रहा है पर्सनस को तो उसमें ये दे सकते हैं एपिनेफ्रीन या नोरेपिनेफ्रीन, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है कि एरिदमिया अगर हमारा जो ब्लड है जो हमारा हार्ट है, जो तीनों लेयर्स है, ठीक है, वो उसका ब्लड जो रिदम है, ठीक है, रिदम इनबैलेंस्ड हो जा रहा है, जो हार्ट का रिदम है इनबैलेंस्ड हो जा रहा है। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करा, आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसमें भी कंडीशंस में देख सकते हैं। पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शंस है उस कंडीशंस में देख सकते हैं। हार्ट फेल्योर हो गया है तो उस कंडीशंस में दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही है कि मेन फंक्शन इसका क्या है, हार्ट के कंजक्शन जो कंस्ट्रेबिलिटी है उसको लो कर रही है और वेसल्स को डायलेट कर रही है ताकि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड हार्ट को मिल सके। एंड अदर प्रॉब्लम्स में भी दिया जा सकता है। अदर प्रॉब्लम्स में बोले तो किस किस में दिया जाता है अदर प्रॉब्लम्स में, जैसे कि हम दे सकते हैं कि माइग्रेन वगैरह है पर्सन को, तो फाइलेक्सिस माइग्रेन है तो उसमें दे सकते हैं। उसमें माइग्रेन की जो मेडिकेशंस होती है प्रोप्रानालोल होती है, क्या होती है, प्रोप्रानालोल, ठीक है, ये मेडिकेशंस होती है अगर माइग्रेन है पर्सन्स को तो उसमें दिया जाता है। अगर ग्लूकोमा है, ठीक है, ग्लूकोमा, ठीक है, ये आई डिजीजेज होती है ग्लूकोमा, ठीक है, ग्लूकोमा के कंडीशंस में दे सकती है। और इस ग्लूकोमा के कंडीशंस में जो मेडिकेशन दी जाती है वो टीमोलोल होती है, ठीक है, टीमोलोल, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट हम देखते हैं साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। अगर ये मेडिकेशन जो हो रहा है लॉन्ग टाइम तक हम दे रहे हैं पर्सनस को, तो उसमें क्या होगा कि ब्रेडिकार्डिया, ब्लड प्रेशर जो होगा वो स्लो हो जाएगा, फंक्शन जो होगा स्लो होगा। हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर स्लो होते हुए देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिलेगा एंड डिजीनेस देखने को मिलेगा एंड ब्रोंकियोस्पाज्म देखने को मिलेगा इस कंडीशंस में। हाँ, अभी हमने बताया इंडिकेशंस के बारे में। एंड कंट्रा इंडिकेशन मतलब किस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। इस कंडीशंस में कोई भी कंडीशंस है तो उसमें दे सकते हैं, ओके। और अगर इस कंडीशंस में से कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको नहीं दे सकते हैं। कोई बच्चा है कम उम्र का है तो उसको नहीं दे सकते हैं। वो क्या होता है कि जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे तभी दे सकते हैं, ओके। और लैक्टेटिंग मदर है, बच्चे को मिल्क फीड करा रही है तो नहीं दे सकते हैं और उस कंडीशंस में। एंड अदर कंडीशंस होती है, उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह है कोई, तो उस कंडीशंस में नहीं दे सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं एंटीकोगुलेटिंग ड्रग। एंटीकोगुलेटिंग ड्रग से नाम से ही पता चल रहा है कोगुलेशन मतलब ब्लड क्लॉट होना, ठीक है। ब्लड जब क्लॉट हो रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने की जो प्रोग्रेस है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको रोका जा रहा है, जो क्लॉटिंग फैक्टर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, तो इनहिबिटिंग थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मीन्स होता है कि ब्लड क्लॉट होकर वेसल्स में ही रह जाना। एंड अदर क्लॉट फैक्टर्स, अगर हमारे क्या होता है कि क्लॉटिंग जो फैक्टर होती है हमारी ब्लड में, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होती है। फर्स्ट वन हेपेरिन होती है, थ्रोम्बोसिस होती है, और भी जो होते हैं प्लास्टीन होती है, और भी फैक्टर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में अगर कहीं भी ब्लॉक रैप्चर हो गया है, वेसल्स वगैरह रैप्चर्स हो गए हैं, तो वो क्लॉट वहाँ पे ब्लड जो होता है कि क्लॉट कर जाता है, ठीक है। तो वो क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होती है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड बीमारी भी होती है, डिजीज़ कंडीशंस भी होती है। तो एंटीकोगुलेटिंग क्या करता है, तो इसका मेन मैकेनिज्म होता है कि इनहिबिटिंग बाय थ्रोम्बोसिस को जो थ्रोम्बोस वेसल्स में थ्रोम्बोस बन रहे हैं, ब्लड क्लॉट हो जा रहा है किसी कारण, ठीक है। ये एयर्स की कंडीशंस के आने की वजह से, या अगर आपने मतलब आईवी फ्लूइड दे रहे हैं तो उसके थ्रू अगर एयर्स चले गए हैं वेसल्स में, तो एयर की कंडीशन में आने की वजह से भी थ्रोम्बोसिस हो सकती है। एयर थ्रोम्बोसिस जिसको बोलते हैं, अदर वाटर थ्रोम्बोसिस होती है, अदर थ्रोम्बोसिस होते हैं। तो उसको इनहिबिट करने के लिए, उसको ना बनने के लिए एंटीकोगुलेटिंग, इसको क्लियर करने के लिए या इसको हटाने के लिए एंटीकोगुलेटिंग ड्रग दी जाती है। एंटीकोगुलेटिंग ड्रग्स क्या करती है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिड्यूस या इनहिबिट कर देता है। क्लॉटिंग फैक्टर क्लॉट नहीं बनाने देता है। ये क्लॉटिंग जाके कहीं पे या वहीं पे जाके ब्लड वेसल्स को फ्लोइंग जो रेट है उसको रोक दे, या बोल सकते हैं कि उसको ये एक बाधा बना दे, या थ्रोम्बोसिस की वजह से रुकावट आ जाए, जिसके वजह से अदर बॉडी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स हो, हार्ट में प्रॉब्लम्स हो, तो इसके वजह से हो सकते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसिस हर जगह हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो एंटीकोगुलेटिंग ड्रग है आफ्टर कॉल्ड बाय ब्लड थिनर्स, इसे क्या कहते हैं, ब्लड थिनर भी कहते हैं। ये ब्लड जो होता है कि जो गाढ़े ब्लड्स होते हैं, पंप करने में हेल्प क्या होता है कि बहुत रेयरली केस होता है ये पम्प, जब ये ठीक हो जाता है ब्लड, जिसके क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से ठीक हो जा रहा है, ये कहीं जगह जाके ये क्लॉट हो जा रहे हैं, तो ये इसको थिनर इसलिए बोलते हैं ना, जाके इसे ब्लॉक करके इसे ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि ट्रैवल करा देता है, ठीक है, छोटे पार्ट्स में ब्लॉक कर देता है ये मेडिकेशन, ठीक है। आर द मेडिकेशन दैट इज़ द हेल्प प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ये प्रिवेंट भी करता है ब्लड क्लॉट ना हो, बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग्स ना हो, ऑन फार्मिंग्स बाय द ग्रोइंग लार्जर। और क्या होता है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर को रिड्यूस करना और फार्मिंग करना, फिर से मतलब जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वो फॉर्म करना और ट्रैवल करा देना, लार्जर ये जो वेसल्स वगैरह हैं थोड़ा सा लार्जर करा देना, ये फंक्शंस होती है। थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं कि ये डायलेट करा देती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे कि हेपेरिन आएंगी,
विटामिन के एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मीन्स होता है इनहिबिटर। जो विटामिन के होता है वो क्लॉटिंग कराने में हेल्प करता है। जैसे हमें कहीं पे चोट वगैरह लग गई तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट कराने होंगे तो ये जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं विटामिन के जो एंटागोनिस्ट होते विटामिन के जो होता है वो क्या करता है कि क्लॉटिंग फैक्टर को मेकिंग करता है। तो ये क्या होता है कि क्लॉट कर देता है। अगर किसी के कारण किसी डिजीज़ के कारण आपके बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर एराइज हो जा रहे हैं, क्लॉट करना स्टार्ट हो जा रहा है तो ये मेडिकेशन एंटीकोगुलेटिंग ड्रग दिया जाता है, जिसकी वजह से ये इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट बनने नहीं देते विटामिन के को ताकि क्लॉटिंग ना बने हमारी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इंडिकेशंस के बारे में। हम किस में दे सकते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको बोलते हैं डीवीटी। ओके, ये क्या करते हैं, ये जो होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जैसे कि जो छोटे छोटे वेन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्लॉटिंग्स बना लिए, ठीक है, वेन में क्लॉटिंग्स बना लिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्लड ट्रैवल्स है वो अस्टेबल हो जा रहा है, वो रुक जा रहा है, जिसकी वजह से जो थ्रोम्बोसिस है वो क्लॉट करके वहीं पर रह जा रहा है। दिस इज नॉट ट्रैवल्स नाउ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म मतलब ये क्लॉटिंग बना रहा है, ठीक है, ये ट्रैवल करके जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं वहाँ पे जाके ब्लॉकेज बना ले रही हैं, जिसकी वजह से भी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उस कंडीशंस में दी जाती है आर्टेरियल फाइब्रोसिस। अगर आर्टेरियल में अकोमुलेशन हो गया है फाइबर्स का, फाइब्रिलेशन का हो गया है, ठीक है, फाइब्रिलेशन हमने बताया था पिछले प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो क्या होता है कि इरेगुलर से हार्ट बीट हो जाना, हार्ट बीट जो होता है इरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से तो इस कंडीशंस में दिया जा सकता है। एंड स्ट्रोक के कंडीशंस में ब्लड क्लॉटिंग, अगर आर्टरी में ब्लड क्लॉट हो जा रहे हैं जिसकी वजह से जो प्रभाव पड़ेगा ब्रेन में, ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में जाएगा, या हार्ट शॉक हो गया, हार्ट में सफिशिएंट अमाउंट में जाएगा, तो इस कंडीशंस में दिया जा सकता है। डायूरेटिक ड्रग के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड वन है डायूरेटिक मेडिकेशन। उसके पहले हम देखते हैं कि हमारा कंसिडरेशन क्या होता है इस मेडिकेशंस को लेके। ठीक है, ब्लीडिंग, अगर ये एंटी जो होता है कि हमारा कोगुलेशन, जो ब्लीडिंग रिस्क भी हो सकती है इंटरनली एक्सटर्नली, अगर हाई अमाउंट में दे दिए हैं, अरे एक्सेसिव अमाउंट में या डेली दे दिए, ठीक है, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो एक्सटर्नली अंदर और बाहर दोनों ब्लीडिंग करा सकती है वो मेडिकेशंस, ये रिस्क होता है। इम्पोर्टेंसी जो होती है कि डिस्कस करना होता है डॉक्टर से, ठीक है, तभी हम मेडिकेशंस ले सकते हैं। और जब भी मेडिकेशंस ले रहे हैं आप एक बार डिस्कस कर ले मेडिकेटर से या कोई भी हेल्थ वर्कर से। ठीक है, मॉनिटरिंग्स बाय द जो हमेशा मॉनिटरिंग करना है उस पेशेंट का, वेलफेयरियंस, रेगुलर ब्लड टेस्ट करना है, मोलिटी उसका जो होता है कि क्या क्या फैक्ट कर सकता है, क्या नहीं फैक्ट कर रहा है उसके बॉडी में, वो सब टेस्ट कर रहा है, वो डैमेज तो नहीं हो रहा है ऑर्गन्स वगैरह, उसको भी मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, अब चलते हैं डायूरेटिक मेडिकेशन। डायूरेटिक मेडिकेशंस मीन्स होता है कि ये मेडिकेशंस जो होती है एक्सेसिव अमाउंट में जो फ्लूइड्स होता है उसे निकालने का काम करती है डायूरेटिक। जैसे क्या होता है कि अगर हमारे मतलब जो ब्लड प्रेशर्स होते हैं वो हाई हो जाएंगे तो क्या होता है कि डायूरेटिक देंगे। अगर लो हो जा रहा है ब्लड प्रेशर, फ्लूइड की कमी की वजह से लो हो जा रहा है ब्लड प्रेशर, तो एंटी डायूरेटिक देंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो दियर आर द मेडिकेशन दैट इज़ द हेल्प टू द बॉडी रिमूविंग एक्सेसिव वाटर एंड द साल्ट। ठीक है, ये क्या कर रही है मेडिकेशन जो होती है कि ये हेल्पफुल होती है, वो रिमूव कर रही है एक्सेसिव वाटर, हमारी बॉडी में वाटर की अमाउंट एंड साल्ट की अमाउंट एंड ज़्यादा हो जा रही है, जिसके वजह से जो फंक्शंस हैं इम्पेयर्ड हो जा रहा है, वो डैमेज होना स्टार्ट होते हैं, जिसके वजह से ये डायूरेटिक मेडिकेशन दी जाती है ताकि ये एक्सेसिव बॉडी साल्ट वाटर्स को यूरिन के थ्रू बाहर कर दे। दे आर आफ्टर कॉल्ड बाय वाटर एंड पोल्स आर यूज टू द ट्रीट बाय कंडीशंस वेदर देन फ्लूइड्स एंड रिटेंशंस। ये फ्लूइड रिटेंशंस होते हैं हमारे नेफ्रॉन में, ठीक है,
जो होता है कि हमारा नेफ्रॉन्स जो होता है उसमें डबल टाइप 2 टाइम्स क्या होता है फिल्ट्रेशन हो गया और रीअब्जॉर्प्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो उस कंडीशंस को रोक देती है और ऑब्जॉर्प्शंस को रेगुलेट कर देती है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द कंडीशंस वेयर फुल ऑफ द रिटेंशंस ऑफ हाईली ब्लड प्रेशर्स, अगर हाईली ब्लड प्रेशर्स है तो उसका प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं कि ये मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती है, जैसा कि हमने बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होते हैं, जिसके पहले हम देख लेते हैं ये डायरेटिक जो मेडिकेशंस है वो यूज्ड कहाँ होती है। डायरेटिक मेडिकेशंस मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होंगे इसके, डायरेटिक रिड्यूसिंग बाय सोडियम, ठीक है। ये सोडियम्स के मात्रा को रिड्यूस करती है हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू, या बोल सकते हैं कि आपको टॉयलेट के थ्रू यूरिन के थ्रू क्या होता है कि बाहर निकाल देता है। रीअब्जॉर्प्शंस इन द किडनी मोरल सोडियम स्टे and their urine water follow the sodium increasing by यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगा, reducing blood वॉल्यूम जो होता है उसको कम कर देगा, हम प्रेशर्स को कम कर देगा। ओके, ये क्या होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके पहले देख लेते हैं कि हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इस पेशेंट को इंडिकेट कर सकते हैं यूज या इंडिकेशन किस पेशेंट, हाइपरटेंशन पेशेंट को, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को दे सकते हैं, एडिमा पेशेंट को दे सकते हैं जहाँ एक्सेसिव अमाउंट के कारण जो होता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज करना लगते हैं, जैसे किडनी हो गया, लीवर्स हो गया। तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी को एडिमा हो जाती है, मतलब फूल जाती है बॉडी एक्सेसिव, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये मेडिकेशन दी जाती है। सर्टेन किडनी डिसऑर्डर्स हो गई हैं, किडनी डिसऑर्डर्स के कंडीशन में दी जाती है। किडनी डिसऑर्डर्स मतलब नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम्स वगैरह होते हैं उसके ग्लूकोमा की कंडीशंस में दी जाती है। और क्या होता है कि जो हाइपर कैल्सीमिया, अगर कैल्शियम का लेवल जो होता है कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का एंड कैल्शियम का लेवल हो गया हाई, तो उस कंडीशन में हम देखें डायूरेटिक मेडिकेशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स के बारे में। अब ये मेडिकेशन कितने टाइप्स के होती है, तो फर्स्ट वाला मेडिकेशन इसमें आता है, थियाजाइड जो होता है, ये मेडिकेशंस जो होता है किस पे फंक्शन करता है, तो ये डिस्टल कॉन्गुलेटिव ट्यूब्यूल्स पे फंक्शन करता है। आप नेफ्रॉन का एक डायग्राम्स ले लीजिए, तब उसके बाद ये पढ़िए, ठीक है, तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ये डिस्टल कॉन्गुलेटिव ट्यूब्यूल्स पे थियाजाइड फंक्शन करता है, और इसका एग्जाम्पल थियाजाइड का एग्जाम्पल्स क्या है, तो हाइपोकॉन्ड्रोथियाजाइड जो होता है ये क्या यूज में आता है, किसके यूज में आता है, तो हाइपरटेंशंस के एंड एडिमा के यूज में आता है। एडिमा बॉडी में हो गया, हाइपरटेंशंस हो गया, इसके यूज में आता है। ये क्या करता है कि जो पोटेशियम्स का लेवल है उसको डिक्रीज करता है। ये इसका फंक्शंस क्या होता है, पोटेशियम के लेवल को क्या करता है कि डिक्रीज करता है और उसको मेंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि लूप डाययूरेटिक दूसरा टाइप्स है। लूप डाययूरेटिक क्या करेगा, तो ये हेनली लूप जो होता है, जो नेफ्रॉन का सेकेंड पार्ट्स होता है हेनली लूप, उसमें फंक्शंस करता है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं तो वो क्या होता है कि टोलसेमाइड होता है, ब्यूमेटानीड होता है, टोलसेमाइड, ब्यूमेटानीड, दो मेडिकेशन आते हैं, एंड फ्रूसोमाइड भी होता है। थर्ड मेडिकेशन है था फ्रूसेमाइड होते हैं, ठीक है। और ये यूज्ड कहाँ करता है, एक्यूट पल्मोनरी, अगर एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है तब, सेवरल एडिमा है, हार्ट फेल्योर हो गया, उस पर फंक्शन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पोटेशियम डाययूरेटिक, थर्ड वन पोटेशियम डाययूरेटिक। पोटेशियम डाययूरेटिक्स में स्पेयरिंग जो होता है कि ये क्या होता है कि
ये फंक्शन किस पे करते हैं, तो ये फंक्शंस जो करते हैं वो जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उस पे फंक्शन करते हैं। ये अटैक कहाँ करता है, इसका रिसेप्टर जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट पे होता है। और इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, एग्जांपल्स में कौन कौन से ड्रग आएंगे, तो एमिलोरिडीन आएगा और ट्रियामेट्रारीन आएगा। ठीक है, ट्रियामेट्रारीन का स्पेलिंग होगा TRIAMTERENE। ठीक है, और एमिलोरिडीन होता है AMILORIDE। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि ये यूज्ड किस में आते हैं। इसका यूज्ड जो होता है कॉम्बिनेशंस यूज्ड किया जाता है डायरेटिक में, एंड प्रिवेंशन पोटेशियम का लेवल को लॉस करता है या लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला होता है कार्बोनिक जो 4-1 है, कार्बोनिक है, कार्बोनिक डायरेटिक या एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक डायरेटिक या कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर। ये एसिटाजोलामाइड इसका एग्जाम्पल्स है मेडिकेशन का, एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड जो होता है ये फंक्शन किस जगह करता है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्गुलेटिव ट्यूबुल्स जो होते हैं उस पे फंक्शन करता है, प्रॉक्सिमल कॉन्गुलेटिव ट्यूबुल्स पे। और यूज किस लिए आता है, तो ग्लूकोमा के सिकनेस के कंडीशंस में, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के कंडीशंस में आता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के कंडीशंस में। 5th वन मेडिकेशंस कहाँ यूज होता है, तो ऑस्मेटिक ऑस्मेटिक डायरेटिक जो होता है इसका एग्जांपल्स जो होते हैं वो होता है कि मिनीटोल होता है, पॉपुलर मेडिकेशन है मिनीटोल। इसका एक्शन करता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स, ये भी प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स एंड हैनली लूप पे फंक्शन करता है, 2 पे फंक्शन करता है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स पे, हैनली लूप पे। ठीक है, और एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन आता है नेक्स्ट वन एंड 4th वन, antiplatelet medications. In the antiplatelet medications, drugs are these medications prevent by platelet in the blood to the clamping togetherings by therapy, reducing by risk of the clot formation. There is the mainly used to the prevent by artery and thrombosis, which is the lead to the heart attack and shock. ये मेडिकेशन सेम टू द कोगुलेटिंग मेडिकेशंस की तरह है। ये जो होता है कि हमारी बॉडी में जब कहीं कट वगैरह लग जाते हैं, अगर रिलेटेड टू तो आपको प्रॉब्लम्स है क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह से, तो ये क्या होता है, प्लेटलेट जो होती है वहाँ पे जाके क्या होता है कि ब्लड रोकने का काम करती है। ठीक है, प्लेटलेट तो वो कंडीशंस में अगर क्लैंपिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में ये थेरेपी दी जाती है। ओके, जो प्लेटलेट मेडिकेशंस होती है वो लीड करती है हार्ट अटैक वगैरह को, मतलब इससे जब हार्ट अटैक वगैरह है, शॉक वगैरह है, तो उन कंडीशंस में ये दी जाती है। थ्रोम्बोसिस को ब्रेक डाउन करके उसे ट्रैवल्स कराने में हेल्प करती है एंटीप्लेटलेट ड्रग। ठीक है, और क्या करती है कि जो प्रिवेंट करती है आर्टरी थ्रोम्बोसिस को, ये इसको प्रिवेंट करती है, पहले से ही क्लोट वगैरह नहीं होने देती है। ड्यूलेक्स यूज कहाँ किया जाता है, तो प्रिवेंटिंग्स बाय मायोकार्डियल इन्फेक्शन, शॉक वगैरह पे यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट आफ्टर एंजाइना पेक्टोरिस या इसको अनप्लास्टी, जब एंजियोप्लास्टी वगैरह में सर्जरीज वगैरह हुई हैं तो उस कंडीशंस में दी जाती है सर्जरी के बाद, इसलिए दी जाती है कि ताकि क्लॉटिंग वगैरह ना हो, कहीं पे ब्लॉकेज वगैरह ना हो, इस कंडीशन में दी जाती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकेशन होता है ये। ठीक है, और जो होता है कि ये अगर कुछ प्लेसमेंट हो रहा है, ऑर्गन प्लेसमेंट वगैरह हो रहा है, स्टेन प्लेसमेंट वगैरह हो रही हैं, तो उस कंडीशंस में दी जाती है। इसका जो इंडिकेशंस ये होता है, एंड पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ वगैरह है तो उस कंडीशन में दी जाती है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स वगैरह हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स है तो उस कंडीशंस में दी जा सकती है। एंड ट्रांसिल जो अटैक होता है कि
बोल सकते हैं कि हार्ट अटैक के कंडीशंस में ये दे सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स कब आती है, ठीक है, अगर थ्रोम्बोसिस सेम टू जैसे कोगुलेटिंग वाला है ऐसे ये भी होता है। ये फंक्शंस कब की जाती है, जैसे कि ट्रांसप्लांट वगैरह हो रहे हैं तो उसमें फंक्शंस उसमें क्लोटिंग वगैरह ना हो उस कंडीशंस में ये दी जाती है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर मेडिकेशन जो आता है वो एस्पिरिन होता है। क्या होता है? एस्पिरिन, जैसा कि आपने देखा था एस्पिरिन यहाँ पे प्रेजेंट है, मेडिकेशन एस्पिरिन, ठीक है। तो ये मेडिकेशंस जो होती है महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ये कोगुलेटिंग थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करती है, थ्रोम्बोसिस होने के बाद नहीं प्रिवेंट करती, ठीक है। जैसे कि सर्जरी वगैरह हो गई है और जो ब्लड्स वगैरह है वो एयर की कंडीशंस में आ जाएंगे जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होगा, ठीक है। उसके वजह ये मेडिकेशन इसलिए दिया जाती है कि अंदर थ्रोम्बोसिस वगैरह ना हो, इसलिए दिया जाता है ना, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? मेनली दैट इज़ द साइक्लोऑक्सीजनेज। क्या होता है कि ये जो होता है कि साइक्लोऑक्सीजनेज जो होता है कि एंजाइम्स होती है उनको इनहिबिट करने की काम करती है। जो एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन होती है वो किसको इनहिबिट कर रही है? तो साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट कर रही है, ठीक है। डिक्रीज कर रही है थ्रोम्बोक्सिन, जो थ्रोम्बोक्सोन होती है उसको सिंथेसाइज्ड होने से क्या कर रही है कि रिड्यूस करती है। थ्रोम्बोक्सिन को क्या कर रही है कि रिड्यूस कर रही है, थ्रोम्बोसिस ना हो। और रिड्यूसिंग प्लेटलेट, जो प्लेटलेट जो होता है कि आके क्लॉट करके प्लेटलेट जो होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स में हेल्प करते हैं। जो प्लेटलेट होती है चीरा, अगर कहीं पे चोट वगैरह लग गई तो वो प्लेटलेट क्या होता है कि ब्लड को बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो उसको भी रिड्यूस करती है। क्लॉट करना होता है तो प्लेटलेट को भी क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। फिर उसके बाद क्या आएगी कि एंग्रेगेज क्या होता है? प्लेटलेट को भी रिड्यूस करने के बाद क्या होगा कि ये इसका मेन फंक्शंस होता है कि इनहिबिट करेगी साइक्लोऑक्सीजनेज को एंड प्लेटलेट वगैरह को रिड्यूस करेगी और थ्रोम्बोसिस को डिक्रीज कर देगी। थ्रोम्बोसिस को ब्रेक डाउन करके उसको हटा देगी, रास्ता क्लियर करेगी। यूज टू द ये क्या होता है कि एस्पिरिन जो होता है ये लो डोज में यूज करने में, ठीक है, ये यूज करा जाता है लो डोज में। एंड जो अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शंस है तहाँ यूज करा जाता है, शॉक वगैरह है उससे प्रिवेंट करने हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं? तो गैस्ट्रिक इरिगेशंस होना, ब्लीडिंग, हाइपरटेंशंस होना, ये सब कंडीशन देखने को मिलती है। अब फिफ्थ वन ड्रग्स होता है हमारा वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर हम क्या करता है उस मेडिकेशन को आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसोडाइलेटर जो होता है वेसल्स को क्या करता है कि अगर वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है तो उसको डायलेट करने में और ब्लड फ्लो को नॉर्मल करने में ये हेल्प करता है वैसोडाइलेटर। ये भी हाइपरटेंशंस वगैरह में या मायोकार्डियल इन्फेक्शंस वगैरह में भी हेल्प करता है, ठीक है। और इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर दसेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास। अगर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना के लेके आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।